बच्चों, हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें आज हम आपका फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 करेंगे और इसके बाद में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करेंगे, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड सूडो फोर्स। उसके बाद फिर हम पुलीज कंस्ट्रेंट को करेंगे। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 27। उससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके थे और आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। फॉर्मूला चार्ट डू योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 27। प्लीज़ सब बच्चे ध्यान देवें। ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, इससे पहले के सारे क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और कोई डाउट है तो वो आप पूछ लीजिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 27 है, अ लाइट रोप इज पास्ड ओवर अ पुली सच दैट at its one end a block is attached, right, and on other end a boy is climbing up with acceleration g/2 relative to the rope, है ना। mass of the block is this and that of the boy is 40 किलोग्राम, right, find the tension and acceleration of the rope। ठीक है जी, देखिए ये आपका सिस्टम है। यहाँ पर एक पुली लटकी हुई है और हो ये रहा है, इस पुली पर से एक रस्सी है, इधर मास लटका है 30 किलोग्राम का, इधर रस्सी लटकी हुई है, इस पर एक बॉय चढ़ने की ट्राई कर रहा है ना। बॉय क्या कर रहा है? चढ़ने की ट्राई कर रहा है। ध्यान दीजिए आप, तो बॉय इसके ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहा है। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्सीलरेशन ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू रोप इज प्लस g/2। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। बेटे देखो, ये 30 किलोग्राम है, ये 40 किलोग्राम है ना। तो बट नेचुरल है कि ये 30 किलोग्राम, ये 40 किलोग्राम, तो इसको ऊपर जाना चाहिए और इसको नीचे आना चाहिए, राइट। ये नेचुरल बात है। आएगा या नहीं आएगा वो एक अलग कहानी है। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि इधर से एक्सीलरेशन ऑफ रोप जो है, क्योंकि इधर तो ये जो ब्लॉक है वो सीधा रोप से बंधा हुआ है, तो जो एक्सीलरेशन ऑफ रोप आएगा वही एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक आएगा, क्योंकि रोप और ब्लॉक दोनों बंधे हुए हैं। तो लेफ्ट साइड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्सीलरेशन ऑफ रोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये दोनों नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, उधर नेगेटिव होंगे। तो ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड में अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो इस डायग्राम के लेफ्ट साइड में एक्सीलरेशन ऑफ रोप जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन इस डायग्राम के राइट साइड में एक्सीलरेशन ऑफ रोप जो है ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर नीचे आएगा वो। अब देखिए, आपको गिवन है एक्सीलरेशन ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू रोप, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ बॉय माइनस एक्सीलरेशन ऑफ रोप, ये बराबर दे रखा है आपको प्लस g/2। प्लस g/2 का मतलब ऊपर जा रहे हैं, है ना। अब देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ बॉय माइनस एक्सीलरेशन ऑफ रोप, इसको मैं लिख रहा हूं एक्सीलरेशन ऑफ रोप माइनस। एक्चुअली यहां आप वेक्टर लगा सकते हैं, राइट। तो अब ये यहां पे मैंने माइनस लिख दिया AR को। क्यों लिख दिया AR को माइनस? क्योंकि राइट साइड में ये डाउनवर्ड आएगा, रोप नीचे ही आएगी पक्का, है ना। चलिए, तो ये आपका प्लस g/2 है। अब आप चेक करिए जरा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉय क्या आएगा आपका? एक्सेलरेशन ऑफ बॉय आएगा g/2 माइनस AR। ये एक्सेलरेशन ऑफ बॉय हो गया। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो 30 किलोग्राम का है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ रोप, वो आपका फिक्स है, अब मैं दोनों के लिए इक्वेशन लिखूंगा अपनी, है ना। सबसे पहले मैं ब्लॉक की इक्वेशन लिख देता हूँ। ब्लॉक में आपका टेंशन T यहाँ है, यहाँ भी टेंशन T होगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं इस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक को एक्सेलरेशन ऑफ बॉय को थोड़ा केयरफुली लिखूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ g/2 माइनस AR, g/2 माइनस AR, ये लिख दिया मैंने। और मैं यहाँ प्लस का साइन लगा सकता हूँ, क्योंकि वो बेसिकली जो है ना प्लस g/2 ये अपवर्ड है, इन्होंने कह रखा है, ऐसा कह रखा है। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा सावधानी की बात है। बॉय का रिलेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव है,
रिलेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन ये रोप निश्चित ही नीचे आएगी। अब रिजल्टेंट फॉर्म में बॉय ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये एक अलग कहानी है, ये कोई नहीं जानता कि बॉय ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, क्योंकि रोप भी नीचे आएगी। अगर रोप ज़्यादा नीचे आ गई जितना बॉय ऊपर चढ़ा उससे, तो इसका मतलब बॉय रिजल्टेंट फॉर्म में नीचे चला जाएगा। जैसे इन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू रोप इज प्लस g/2 यानी ऊपर की तरफ, राइट। अगर आपका रोप जो है ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ रही है तो फिर तो बॉय रिजल्टेंट फॉर्म में नीचे ही आएगा, लेकिन अगर रोप की नीचे आने की एक्सीलरेशन कम है तो फिर बॉय ऊपर चला जाएगा। मतलब हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव लिया है, हमने इधर भी पॉजिटिव लिया है ए आर को, तो ये आपका पॉजिटिव है ये ए आर भी, राइट। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं बॉय की इक्वेशन लिख रहा हूँ, टी अपवर्ड टेंशन है -40g, इट इज इक्वल टू 40 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बॉय। आप जरा इसको चेक करिए, पूरा लिखिए, 40 इंटू g/2 माइनस ए आर, रो, आर माने रोप, तो ये आ जाएगा t माइनस 40g बराबर 20g माइनस 20 AR। चेक करिए जरा, हाँ जी। तो अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ कि ये आएगा t माइनस 60g, इट इज इक्वल टू माइनस 20 AR। नहीं सॉरी, -40 आएगा ना, -40 आएगा, 20 क्यों आएगा, -40 AR, करेक्ट। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा इस ब्लॉक के लिए। तो ब्लॉक के लिए मैं बात करूंगा t माइनस 30g, इट इज इक्वल टू 30 AR, क्योंकि ये ब्लॉक और रोप दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगी। तो हमने इसको कर दिया t माइनस 30g, इट इज इक्वल टू 30 AR। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखना आप थोड़ा सा मेरी कैलकुलेशन, 2 माइनस 1 कर रहा हूँ मैं, 2 माइनस 1 करूँगा, t से t कट जाएगा, -30 से -60 जाएगा तो प्लस 30g आ जाएगा, है ना, और ये जाएगा तो 70 AR आ जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ रोप आ गया हमारा, तो एक्सीलरेशन ऑफ रोप हमारा आ गया है कितना, 30g/70, यानी कि 3g/7 आया है, 3g/7 आया है। अब ये 3g/7 जो है ना, 3g/7 तो ये लेस देन हाफ है। देखो आप, 3/7 इज लेस देन 1/2। 3 ऊपर ज़्यादा है, 7 सॉरी 3 ऊपर कम है, 7 बहुत ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हाफ से कम आ रहा है। इसका मतलब है कि रोप जो है उतना नीचे नहीं जाएगी जितना बॉय ऊपर चढ़ेगा, यानी रिजल्टेंट फॉर्म में बॉय ऊपर जाएगा, रिजल्टेंट फॉर्म में बॉय ऊपर ही जाएगा, राइट। अच्छा, अब आप देखिए कि जब आपके पास में ये आ गया है तो मैं ज़रा इसका टेंशन कैलकुलेट कर दूँ। किसी में भी एक में आप टेंशन कैलकुलेट कर लो, एक वैल्यू रख दो, टेंशन आ जाएगा। चलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में रख देता हूँ AR की वैल्यू। तो t माइनस 30g, इट इज इक्वल टू 30 AR। 30 AR को मैं 3g/7 लिख रहा हूँ बेटा, चेक करना आप लोग जरा। हाँ, तो ये आपके पास में t बराबर आ जाएगा 30g प्लस 900g, सॉरी प्लस 90 आएगा ना, हाँ 90 आएगा, 90 आएगा, है ना, 90g/7। तो अब 7 इंटू 30 कितना होगा, 310 नहीं सॉरी 210 एंड 90, ये 300g/7 आएगा। ये टेंशन आएगा बेटा, 300g/7 ये टेंशन आएगा। हाँ, g को 10 रख दो तो ये 3000/7 न्यूटन आ जाएगा। ये आपका टेंशन आ गया। देखिए कि इस सवाल को हमने किस तरह से सॉल्व किया है, कितना एकदम प्लान्ड सॉल्यूशन है। सबसे पहले सवाल पढ़िए आप अच्छी तरह से। जब सवाल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू रोप प्लस g/t। तो हमने बिल्कुल
ईमानदारी से ये लिख दिया। अब हमने राइट साइड में रोप नीचे ही आएगी, क्योंकि इधर 30 है इधर 40 है, तो नेचुरल है कि रोप इधर आएगी। तो हमने राइट साइड में रोप को नेगेटिव AR लिखा है और ये G/2 हो गया। ये पॉजिटिव है पूरा, है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है पूरी। अब जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमने क्या किया, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स को प्लस रखा है। ध्यान दीजिए आप, अपवर्ड फोर्स T-40G बराबर 40 A बॉय, ये अपवर्ड एक्सीलरेशन है। और फिर हमने कैलकुलेशन कर लिया। इसी तरीके से हमने ब्लॉक के बारे में इधर कैलकुलेशन किया। इधर क्या खास बात है कि जो ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी वो इस रस्सी की एक्सेलरेशन के बराबर होगी, क्योंकि ब्लॉक एंड रस्सी दोनों आपस में बंधे हुए हैं, दोनों आपस में टाइट हैं, इसलिए ऐसा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। तो 28 क्वेश्चन पढ़िए फॉर्मूला चार्ट का। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ मास कैपिटल M. The wedge is resting on a smooth horizontal surface, right? A string connects the wedge to a rigid wall. The system is released so that block slides down the wedge. Acceleration of the block. देखो बेटा, सिंपल बातें करते हैं अपन एकदम। ये इन्होंने क्या किया, यहाँ एक दीवार बनाई है और यहाँ ज़मीन है और यहाँ पर एक इन्होंने वेज बनाया है, ट्रायंगुलर वेज, जिसका यहाँ एंगल थीटा है। इस वेज को इन्होंने एक रस्सी से बांध दिया है कि इससे आगे पीछे न जाए। ये लो जी, रस्सी से इसको पक्का बांध दिया इन्होंने। अब इन्होंने जब रस्सी से बांध दिया है तो ये वेज इधर उधर नहीं जाएगा, है ना। चलिए अब ये आपका ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है। तो जब ये ब्लॉक है और ये कैपिटल M है, ये कैपिटल M है, तो मैं ये कहता हूँ कि धरती माता इस M को mg फोर्स से नीचे खींचेगी। इस mg का इधर की तरफ जो है mg साइन थीटा आएगा और इधर की तरफ mg कॉस थीटा आएगा, राइट। ये यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आएगी, राइट। अच्छा जी, अब ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होगा, सॉरी स्मॉल mg cos थीटा के बराबर होगा। अब आप देखिए ये रस्सी यहाँ से बंधी हुई है, इसका मतलब ये इधर इसको खिसकने नहीं देगी, जरा सा भी इधर खिसकने नहीं देगी, वेज को लेफ्ट साइड में नहीं जाने देगी, बांध कर रखा हुआ है ना। अगर ये शायद खुली होती, यहाँ रस्सी ना होता, तो ये नीचे आने के साथ थोड़ा सा वेज उधर जाता। ये ऑब्वियस बात है कि अगर वेज पर से हम कोई चीज़ को फिसलाएंगे तो थोड़ा सा वेज उधर की तरफ मूव करेगा, राइट। अगर ये रस्सी बंधी हुई नहीं है, लेकिन रस्सी से बांध रखा है इन्होंने, इसका मतलब ये ऐसा ही होगा। अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा mg साइन थीटा अपॉन m, क्योंकि mg साइन थीटा ही उस पर नेट फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है जी। हाँ, तो ये आपका mg साइन थीटा, तो g साइन थीटा ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ वेज? 0 आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M 0 आएगा भैया, क्योंकि वो रस्सी है, उसको जाने ही नहीं दे रहा कहीं। अब सवाल उठ रहा है रस्सी में टेंशन कितना आएगा। रस्सी में टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो mg cos थीटा है, ये जो फोर्स इधर लग रहा है, या जो नॉर्मल रिएक्शन है, कुछ भी, ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर ही है, ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर ही है। तो हम क्या करेंगे, इस mg cos थीटा का जो नॉर्मल रिएक्शन है, एक्चुअल में ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसे नॉर्मल रिएक्शन बोलो, आपस का नॉर्मल रिएक्शन है जी, ये किधर है, उधर है नॉर्मल रिएक्शन। तो अब ये नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट करिए आप, इधर और इधर। देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा आएगा, ये एंगल थीटा आएगा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, यानी ये n साइन थीटा आएगा, और ये आएगा n कॉस थीटा, इधर वाला है ना, ये कंपोनेंट n कॉस थीटा आएगा। अब मैं ये कहूँगा कि इस रस्सी में जो टेंशन आएगा वो इसके कारण आएगा। हाँ जी, रस्सी में टेंशन जो होगा ना, वो उस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसके कारण आएगा, और उस डायरेक्शन में फोर्स n साइन थीटा है। तो मैं सीधा कह दूंगा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज n साइन थीटा। आप इस कंसेप्ट को पकड़िए एक बार,
कि ये ऐसा क्यों कहा गया है। n बराबर है mg cos थीटा, फिर ये साइन थीटा आ जाएगा। चेक करिए, टेंशन आ गया आपके पास। रिएक्शन फोर्स बिटवीन द वेज एंड द ब्लॉक, रिएक्शन फोर्स तो mg cos थीटा ही है। तो देखिए रिएक्शन फोर्स n बराबर mg cos थीटा। आपका फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। आपका सेकंड आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ गया। आपका फोर्थ आंसर भी आ गया। थर्ड आंसर बचा है आपका। थर्ड वाला क्या है, रिएक्शन फोर्स बिटवीन द वेज एंड द ग्राउंड। हाँ ये ज़बरदस्त बात है भैया, ग्राउंड की बात करो आप। ग्राउंड पर ये रखा है वेज। देखिए ग्राउंड पर जो फोर्स लग रहा है ना, अपन उनके पर जरा अच्छी तरह से विचार करें। एक तो ये n cos थीटा है ना, ये भी ग्राउंड पे नीचे की तरफ जाके लगेगा। एक इसका खुद का mg भी लगेगा, कैपिटल mg। इसके कारण फिर ग्राउंड पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड इट इज इक्वल टू कैपिटल mg प्लस n cos थीटा। आपका कैपिटल mg तो आएगा ही आएगा, प्लस n cos थीटा। n आपका mg cos थीटा है, तो ये आ जाएगा mg cos स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आएगा, mg प्लस mg cos स्क्वायर थीटा, राइट। आप अगर इसको सवाल को देखेंगे ना, एक स्टेप के अंदर चेक करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए मैं इसके जो है ना और स्टेप खोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल बहुत ही सिंपल है लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने वाला है। सिंपल सवाल कभी कभी बहुत अच्छे सवाल होते हैं, क्योंकि उन सिंपल सवालों में ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं कि कई बार उन पर ध्यान देने से आगे के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। यानी जो आगे सवाल आएंगे ना वो सारे इजी बन जाएंगे आपके। ये आपका थीटा है, यहाँ पर इन्होंने एक रस्सी बांधी है। रस्सी बांधने का ये प्रभाव होगा कि ये वेज कहीं भी मोशन में नहीं आएगा। ये कैपिटल M है बेटा, यहाँ आपका ब्लॉक स्मॉल m रखा है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ये स्मॉल m ब्लॉक यहाँ रखा है तो इस पर mg साइन थीटा फोर्स तो इधर लग ही जाएगा, यानी इस बारे में कुछ कहना सुनना है ही नहीं। तो ये तो आउट ऑफ द डिस्कशन है। अब क्या होगा, ये ब्लॉक और ये वाली जो सरफेस है वेज, इसके बीच में आपस में रिएक्शन फोर्स लगेंगे n और n इधर भी लगेगा, n इधर भी लगेगा, दोनों साइड लगेगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ये हमेशा mg cos थीटा के बराबर होगा, इधर भी और उधर भी। अब ये तो चलिए हो गया। अब हमने इस n के दो कंपोनेंट लिए, एक इधर और एक इधर। जब मैंने इस एंगल को थीटा कहा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, और ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये हो गया n साइन थीटा और ये हो गया n cos थीटा, राइट। अब मैं आपसे कहूँगा कि ये जो रस्सी में टेंशन आएगा ना, रस्सी में जो टेंशन आएगा वो इस n साइन थीटा के कारण आएगा, क्योंकि रस्सी इस ब्लॉक को रोके हुए है और इधर केवल यही फोर्स लग रहा है जो इस ब्लॉक को चलाना चाहता है, इस वेज को चलाना चाहता है ना, वो यही फोर्स है केवल। तो मैं कहूँगा सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो फोर्स जो है ना ब्लॉक पर वो mg साइन थीटा है अपॉन m आएगा, इसलिए g साइन थीटा एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। ओके, आपका जो टेंशन इन स्ट्रिंग आएगा ना वो आ जाएगा n साइन थीटा। n है आपका mg cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका टेंशन आ गया। तो मुझे लग रहा है ये आंसर नंबर 1 आ गया, ये आंसर नंबर 4 आ गया, राइट। इसके बाद में आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है रिएक्शन फोर्स बिटवीन वेज एंड ब्लॉक। वो तो आपका n बराबर mg cos थीटा है ही। तो कितने इजी छोटी छोटी चीज़ें पूछी हैं, है ना। हाँ, लेकिन एक्चुअल में हमारा उद्देश्य इस सवाल को करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इस सवाल के सहारे आपके कम से कम 50 सवाल और हो जाए, वो है असली उद्देश्य, वो है। अब हम यहाँ पर आते हैं, भैया ये m है ना, इसका mg नीचे लगेगा और ये n cos थीटा भी नीचे की तरफ लगेगा। यानी यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ, इसके नॉर्मल की रिएक्शन बिकॉज ऑफ द ग्राउंड, तो नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज ऑफ ग्राउंड इसकी बात करूँ तो ये आ जाएगा mg प्लस n cos थीटा। n है आपका mg cos थीटा, तो mg प्लस mg cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद में अब हम कंस्टेंट ऑफ पुलिस की बातें मैं अगले लेक्चर में करूँगा। पहले मैं अभी इस समय आपको जो है ना रेफरेंस फ्रेम पढ़ाऊँगा, रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना।
देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना, फिजिक्स में अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आज जो फ्रेम की बात करेंगे वो फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो दो तरह के फ्रेम्स की बात करेंगे हम, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखिए मैं इसमें एक बात बता दूं, इनर्शियल फ्रेम जो है ना वो नॉन एक्सिलरेटिंग होता है, नॉन एक्सिलरेटिंग, नॉन एक्सिलरेटिंग यानी कि ए जीरो होता है, नॉन रोटेटिंग, नॉन रोटेटिंग कोई रोटेशन नहीं होता, यानी कि ओमेगा जीरो होता है। ध्यान दीजिए आप, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे हम इसको, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे ना। इनर्शियल फ्रेम नॉन एक्सिलरेटिंग होता है, नॉन रोटेटिंग होता है। इधर रेस्ट होगा, हो सकता है रेस्ट और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, तो भी वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब होता है वी वेक्टर कांस्टेंट है। अब वी वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है ना। हाँ, न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल फेयरली, न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल फेयरली। तो फंडामेंटली जो है इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन हुई कि न्यूटन्स लॉ उसमें अप्लाई होते हैं बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नॉन एक्सिलरेटिंग होता है, नॉन रोटेटिंग होता है, रेस्ट पर होता है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल फेयरली, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है न्यूटन्स लॉज के एप्लीकेशन में। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? न्यूटन्स लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड, न्यूटन्स लॉज फेल होते हैं, है ना, और कैन नॉट बी अप्लाइड। ये क्या चक्कर है भैया, मैं बताता हूँ ये क्या चक्कर, अभी आपको समझाएंगे हम बहुत अच्छी तरह से। इसमें मे बी एक्सिलरेटिंग और रोटेटिंग और बोथ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मे बी एक्सिलरेटिंग और रोटेटिंग और बोथ, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, है ना। वी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, वी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, है ना। ओमेगा मे और मे नॉट भी जीरो, मे और मे नॉट भी जीरो। अब थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करिए। न्यूटन्स लॉ तो एप्लीकेबल है ही नहीं इसके अंदर, है ना। मैं आपको अब इसके एग्जांपल देता हूँ, आप एक एक एग्जांपल को ध्यान से पकड़ने की कोशिश करना। जैसे आप बस में बैठे हैं, बस के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया। जब बस का ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो आपका जो सिर है वो आगे आने वाली पीठ, आगे की सीट से भिड़ जाता है। अब आपका सिर आगे की सीट से भिड़ गया, कैसे हुआ ऐसा? क्या आपके सिर पर कोई फोर्स लगाया गया है? नहीं, आपके सिर पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया है। हुआ यह है कि बस पर फोर्स लग गया है पीछे की तरफ, और आपका सिर लगातार मोशन में था, लगातार मोशन में था। ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक लगा दिया और आपके सिर के अंदर वो मोशन अवेलेबल थी, तो आपके सिर में मोमेंटम अवेलेबल था। उस मोमेंटम की वजह से आपका सिर जा करके सामने वाली सीट से भिड़ा है, चोट लगी है आपको जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, करेक्ट। इसी तरीके से जब बस स्टार्ट होती है तो आपको पीछे की तरफ फोर्स लगता है, क्यों? क्योंकि आपका सिर चलना नहीं चाहता, आपका सिर रेस्ट पर है। ये जो है ना, ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया है। तो ये इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। मैं आपको इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम का सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं ट्रेन जा रही है ना, ट्रेन चलती है, तो ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, बात को सुनना ध्यान से, इफ़ योर ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप
आमने सामने वाली सीटों पर दो बच्चे बैठ करके एप्पल के साथ गेम खेल सकते हैं। एप्पल या बॉल, जैसे कोई बॉल है या एप्पल है, आमने सामने सीटें होती हैं ट्रेन में, एक सीट इधर तो सामने सीट होती है। जब आमने सामने सीटों पर दो बच्चे हैं तो एक ने बॉल फेंकी, दूसरे ने कैच किया, दूसरे ने फेंकी, इसने कैच किया, तो इस तरह से कैच कर करके खेलते रहते हैं। बच्चों का गेम चलता रहता है जब तक कि ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जैसे ही ट्रेन पर ब्रेक लगता है या स्पीड बढ़ती है तो खेल गड़बड़ा जाता है, वो फिर खेल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खेल पाएंगे? कारण बड़ा सिंपल सा है कि अगर मान लो दो बच्चे बॉल फेंक फेंक करके खेल रहे हैं ट्रेन के अंदर, वेलोसिटी कांस्टेंट है तब, वेलोसिटी कांस्टेंट है तब, और जैसे ही अचानक से कुछ हुआ, या तो ब्रेक लगा या एक्सेलरेशन हुआ, तो फिर क्या होगा कि वो जो बच्चों का जो माइंड सेट है, जो उनका अपना एक पैटर्न होता है फेंकने का, वो गड़बड़ा जाता है। तो वो मोमेंटम जो है गड़बड़ा जाएगा, और रिलेटिव मोमेंटम में वो गड़बड़ होने के कारण वो बॉल या तो नीचे गिर जाएगी या पीछे जाके गिरेगी। अलग अलग केस होंगे, अलग अलग केस होंगे। जैसे मान लो बॉल इधर आ रही है और ट्रेन पे ब्रेक लगने लग गए, ब्रेक लगने लग गए, बॉल इधर आ रही है, ट्रेन भी इधर जा रही है, ब्रेक लगने लग गए, तो अब वो पीछे जाके गिरेगी, तो उसके हाथ से फिसल जाएगी, आगे की तरफ जाके गिरेगी। ओके, और अगर मान लो ट्रेन एक्सीलरेट हो रही है तो फिर वो उसके हाथ से वैसे छूट जाएगी, पहले गिर जाएगी। समझ रहे हो आप? ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा इसके अंदर। तो ये जो गड़बड़ होती है ना, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में होती है, इसी को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। जैसे आपका ट्रेन के अंदर जितनी देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी थी और दो बच्चे गेंद खेल रहे थे ट्रेन में, जब तक दो बच्चे गेंद खेल रहे थे ट्रेन में बड़े आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब तक ट्रेन इनर्शियल फ्रेम थी। तो इनर्शियल फ्रेम थी ट्रेन कब तक? जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट थी। जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आया, एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन आते ही ट्रेन नॉन इनर्शियल हो गई। नॉन इनर्शियल हो गई तो अब न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसलिए खेल गड़बड़ा जाता है, इसलिए खेल बिगड़ जाता है। देखिए आपको मैं बताऊं, जैसे आप चाहें तो ट्रेन में क्रिकेट भी खेल सकते हैं। जैसे ट्रेन की सीटें हटा दो, आप सीट हटा दो ट्रेन की, खाली कर दो जमीन। अब अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो आप क्रिकेट खेल सकते हो, है ना? हाँ, मतलब गेंद फेंक फेंक करके खेल सकते हो, बैडमिंटन भी खेल सकते हो, आप बैडमिंटन भी खेल सकते हो ट्रेन में, अगर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो, है ना? खाली कर दो एक बोगी, है, एक एकदम पूरा डिब्बा खाली करवा लो आप, है ना? तो खाली करवा लो, उसके अंदर बैडमिंटन खेल सकते हो आप बड़े आराम से, अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई एक्सीलरेशन आएगा या उसकी वेलोसिटी गड़बड़ाएगी, धीमे होगी या तेज होगी, या फिर वो ट्रेन जो है टर्न करेगी, कभी कभी सर्कल, बड़ा सर्कल लेकर के ट्रेन टर्न करती है, तो ओमेगा भी फिर जीरो नहीं रहेगा ना, तब भी आप बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि आप जो एस्टिमेट करके जो कॉक को फेंकेंगे उस एस्टिमेशन तक वो पहुंचेगी नहीं, या तो उससे आगे पहुंचेगी या पीछे पहुंचेगी, तो दोनों ही स्थिति में आपका गेम बिगड़ जाएगा। यानी कि यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, यू कैन नॉट प्ले बैडमिंटन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप कोई भी गेम नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं खेल सकते हो, राइट? नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपके पास एक अलग तरह का फोर्स लगता है जिसको सूडो फोर्स कहते हैं। वो जो सूडो फोर्स होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगा, है ना? तो देखिए आप एक बार जरा जो है ना, ये पूरा का पूरा जो आपका फॉर्मूला चार्ट है उसको ओपन करिए। फॉर्मूला चार्ट का देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे 27, 28, इससे आगे बढ़िए आप। तो एक कंस्टेंट ऑफ पुली का जो है ना वो है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। फिलहाल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पूरा पढ़िए, आप कंप्लीट पढ़िए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ रेफरेंस फ्रेम विच इज ईदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। A non-accelerating frame of reference is called an inertial frame of reference. All the fundamental laws of physics have been formulated in respect of the inertial frame of reference. बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं सब के सब इनर्शियल फ्रेम पर ही काम करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर कोई भी काम नहीं करते। तो फिजिक्स के सारे लॉ इसी के लिए बनाए गए हैं, इसी के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तब हम क्या करेंगे? तब हमारे सामने समस्या होगी कि हमें जो लॉ बने हैं उनको सुधारना पड़ेगा, उनमें कुछ चेंज करना पड़ेगा।
और वो चेंज करने के लिए जो फोर्स काम में लिया जाता है उसी को हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल इन सच फ्रेम, बिफोर एप्लीकेशन वी मस्ट ऐड स्यूडो फोर्स। हाँ, ये स्यूडो फोर्स बड़ी जोरदार चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। एक मिनट देखिए, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स यानी कि फॉल्स फोर्स, इसको आप फॉल्स फोर्स भी बोल सकते हो, होता नहीं है, फील होता है, फॉल्स फोर्स। ये फोर्स किसके बराबर होता है, कैसे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है। जैसे मान लीजिए आप है ना, जो एक आइस के ऊपर एक लकड़ी का प्लैंक पड़ा है, आइस के ऊपर, मान लो एक झील है और झील में आइस जम गई, बर्फ़ जम गई, तो बर्फ़ जम गई, अब उस पर एक लकड़ी का प्लैंक पड़ा है, तो लकड़ी का प्लैंक बर्फ़ के ऊपर पड़ा है, बर्फ़ नीचे से थोड़ी सी पिघल चुकी है, तो नेचुरल है वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होगा या नहीं होगा, तो फ्रिक्शन इज नॉट देयर। अब अगर आप इस प्लैंक के ऊपर थोड़ा सा चलना शुरू करते हैं तो प्लैंक इधर की तरफ खिसकना शुरू करता है। आप यहाँ पे खड़े हुए, प्लैंक आप इधर चले, है ना, तो प्लैंक इधर चलता है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है। एक्चुअल में किया क्या है, आपने चले हो, आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया, प्लैंक पर इधर की तरफ फोर्स लगा, हालांकि ये एक्शन रिएक्शन है, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का एग्जांपल अब आएगा, मैं कह रहा हूँ। अगर मान लो बाहर से कोई व्यक्ति इस प्लैंक को इधर की तरफ एक्सिलरेट करे, अगर बाहर से कोई व्यक्ति इस प्लैंक को इधर की तरफ एक्सिलरेट करे, अब आप पर स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, ma, ऐसा ही होगा, राइट, हमेशा होता है, हमेशा होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये प्लैंक है, सॉरी ये वेज है, मान लो ये वेज है, अब ये वेज है, इसका एंगल थीटा है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है बेटा। अगर कोई व्यक्ति इस ब्लॉक को इधर की तरफ धक्का मारे, इधर की तरफ धक्का मारे, तो आपको बताऊं क्या होगा। ये जो ब्लॉक है ना, इस वेज को इधर की तरफ धक्का मारा है उस व्यक्ति ने, ये जो m है इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा और वो फोर्स होगा m इंटू ए इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस, एक्सेलरेशन, इसे स्यूडो फोर्स कहेंगे, इसे स्यूडो फोर्स कहेंगे। एक्चुअल में फोर्स इस पर लगा है, एक्चुअल में फोर्स इस पर लगा है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन इसमें आया है, लेकिन उसको फील होगा फोर्स, दैट इज स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये स्यूडो फोर्स हम लगा दिया करते हैं, तो स्यूडो फोर्स से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बहुत सारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो कोई आपका वेज है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m, अगर कोई व्यक्ति इसको इधर की तरफ खींचने लग जाए अचानक से बहुत तेज, तो आपको मैं बताऊं, अगर ये अचानक से इधर की तरफ खींचने लग जाएंगे ना, ये ब्लॉक आपका बहुत तेजी से नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा ma, है ना। तो जो स्यूडो फोर्स होता है उसकी वैल्यू ma के बराबर होती है। a इज द एक्सीलरेशन, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। a तो रेफरेंस फ्रेम की एक्सेलरेशन है, ma जो है ना स्यूडो फोर्स है, और ये स्यूडो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बेटा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इट इज नेवर इन द सेम डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर जा रहा है तो उधर लगेगा, उधर जा रहा है तो इधर लगेगा, राइट। तो देखिए स्यूडो फोर्स क्या है, द फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम इज कॉल्ड फिक्टिशियस और अपरेंट और स्यूडो फोर्स एंड is given by F equal to minus m a naught. A naught is the acceleration of non-inertial frame with respect to an inertial frame, or m is mass of the particle or body. The direction of pseudo force must be opposite to the direction of acceleration of non-inertial frame. बिल्कुल, ये आपको हमेशा काम में लेना है, हमेशा लगाना है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके बताता हूँ। मेरे पास एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड देख लीजिए आप, मैं आपको दो क्वेश्चन करके बता रहा हूँ इसके ऊपर, जिससे आपको स्यूडो फोर्स का आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है ये। मान लो ये कैपिटल M का ब्लॉक है, कैपिटल M का ब्लॉक है, इसका ये एंगल थीटा है बेटा, इसके ऊपर मैंने एक स्मॉल m ब्लॉक रख दिया। अब मैं इसको इधर की तरफ खिसका रहा हूँ पूरा फोर्स लगा करके, पूरा फोर्स लगा करके। जब मैं इधर की तरफ इसको पूरा फोर्स करके लगा कर रहा हूँ तो इसमें एक्सीलरेशन आएगा a। तो सपोज a इज द एक्सीलरेशन
एक्सेलरेशन केम, ये एक्सेलरेशन छोड़ो, आप ज़्यादा क्यों लिखते हो, ए इज एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज, एक्सेलरेशन ऑफ वेज। अब देखिए जब एक्सेलरेशन ऑफ वेज है ना, तो ये ए इस डायरेक्शन में आएगा निश्चित रूप से, ए इस डायरेक्शन में आएगा, इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, तो सूडो फोर्स ऑन स्मॉल एम, ध्यान दो, सूडो फोर्स ऑन एम, स्मॉल एम, ये आएगा एम ए, और ये इस डायरेक्शन में लगेगा सूडो फोर्स एम ए लगेगा, करेक्ट। हम चाहते हैं कि ये एम जो है ना इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट कर रहे हैं, वी वांट ब्लॉक स्मॉल एम टू बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेज, मतलब हम चाहते हैं कि वेज के ऊपर ये स्मॉल एम का ब्लॉक हिले ना। अब देखो कैसे होगा, ये एम तो हिल रहा है, इस पर तो हमने फोर्स लगाया है, फोर्स के कारण ये उधर जा रहा है, और हम चाहते हैं कि वो ना हिले। अब ऐसे कैसे होगा, वो इसके रेस्पेक्ट में नहीं हिलेगा, वैसे तो चलेगा, वो भी साथ साथ जाएगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में हिलना मना है। यहाँ पर आपके पास एक एम ए फोर्स आ गया, एक एम जी धरती माता का फोर्स है, तो धरती माता का फोर्स एम जी आएगा। एक मिनट जरा देखो, इस पर एक फोर्स आ गया एम जी, राइट, और ये है फोर्स एम ए। यहाँ मैं नॉर्मल रिएक्शन लगा देता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ही लगेगा भैया, राइट। अब मैं इस स्मॉल एम ब्लॉक पर बात कर रहा हूँ, खाली स्मॉल एम ब्लॉक पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए मैं स्मॉल एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि आई विल मेक स्मॉल एम ब्लॉक ओनली एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं बनाऊंगा। स्मॉल एम पर एक फोर्स लग रहा है इधर एम ए, एक फोर्स लग रहा है इधर एम जी, और इधर फोर्स लग रहा है एन, ये तीन फोर्स लग रहे हैं जी, करेक्ट। एक बात बड़ी क्लियर है, अगर ये एंगल थीटा है तो जरा बताना ये एंगल कितना होगा भैया, ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये जो एन है ना, इस एन का अगर मैं इधर की तरफ कंपोनेंट करूं तो ये आएगा एन साइन थीटा, उधर की तरफ कंपोनेंट करूं तो क्या आएगा एन कॉस थीटा आएगा। हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक रेस्ट पर रहे, तो रेस्ट पर रहे तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा एन साइन थीटा बराबर एम ए होना चाहिए, राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स, और एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी। ये मस्ट है, ये मस्ट है, दोनों चीज़ें है ना, फिर वो रेस्ट पर रह जाएगा। अब मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा ए अपॉन जी। इसका मतलब आपका ए बराबर आ जाएगा जी टेन थीटा, करेक्ट। ये एक्सेलरेशन आएगा। अब ये एक्सेलरेशन आ गया ए बराबर जी टेन थीटा। अब बताइए फोर्स की वैल्यू कितनी है, हाउ मच फोर्स वी अप्लाइड, हमने कितना फोर्स अप्लाई किया। तो देखिए फोर्स जो हमने अप्लाई किया ना, वो फोर्स होता है टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ध्यान दीजिए जी, वो फोर्स आएगा m प्लस एम इंटू ए, तो ये आएगा m प्लस एम इंटू ए की जगह आएगा जी टेन थीटा। ये आपका नेट फोर्स हो गया बेटा, ये आपका क्या हो गया नेट फोर्स हो गया। एक मिनट जरा, हाँ राइट, तो ये आपका नेट फोर्स आ गया। इतना फोर्स लगाओगे तो आपका ये ब्लॉक जो है ना हिलेगा नहीं यहाँ से बिल्कुल भी। अच्छा, अब मैं इसी का चेंज करके थोड़ा डिफरेंट सवाल कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये आपका एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक वेज रखा है, लेकिन आपकी बार में हम थोड़ा अलग तरह से खेलेंगे, नया सवाल है। ये आपका एंगल थीटा है भैया, है ना, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है ना। अभी हमने इधर फोर्स लगाया था ना ऐसे, अब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, और पता है मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इसको ऐसे इतनी तेजी से खींचो, इतनी तेजी से खींचो कि ये ब्लॉक जो है ना ये सीधे गिरने लग जाए, यानी इसका हॉरिजॉन्टल मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं, केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो अब देखो एक बात बताऊं, ये सवाल इतना आसान है
इतना आसान है कि आप इसको बिना किसी लॉजिक के कर सकते हो बड़े आराम से। देखिए, किसी भी चीज़ को स्ट्रेट गिराना है नीचे, यानी जरा सा भी हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं देना है, सीधे नीचे गिरे, फ्री फॉल कहते हैं इसको कहते हैं फ्री फॉल। नीचे गिराओ जी सीधा। ऐसे कैसे गिर जाएगा? ऐसे तब गिर जाएगा जब आप उसके नीचे से इस ब्लॉक को हटा देंगे, उसके नीचे से इस ब्लॉक को हटा दो तो ठीक है, गिर जाएगा फिर। सिंपल ना? हाँ जी। तो देखो मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या है। अगर मैं इस को x मान लूँ, अगर मैं इस लंबाई को x मान लूँ और इस हाइट को y मान लूँ, तो बताऊँ ऐसा एकदम नीचे कैसे गिरेगा ये? एकदम नीचे तब गिरेगा ये जब इसका x डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल मूव और y डिस्टेंस वर्टिकल मूव एकदम एक साथ हो जाए, एक साथ हो जाए कि जितनी देर में x गया उतनी देर में y आ जाए। तो फिर क्या होगा? ये एकदम, क्योंकि ये आपको देखो जितनी देर में ये y गिरेगा ना, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ा सा हम यहाँ बना लेते हैं इस ब्लॉक को, है ना, थोड़ा समझने की दृष्टि है जी, और क्या है, समझने के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हमने ब्लॉक को वहाँ बना दिया तो भैया सीधा गिरना है, तो जितनी देर में ये नीचे आवे उतनी देर में ये ब्लॉक जो है ना, ये वेज ये उतना ही इधर खिसक जाएगा। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि y बराबर हाफ GT² और x बराबर हाफ AT²। ये लो जी, काम हो गया, खत्म। ए आपका एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो y बराबर हाफ GT² और x बराबर हाफ AT²। हो गया काम। लो जी, y अपॉन एक्स बराबर आ गया आपका g अपॉन ए। y अपॉन एक्स आपका tan थीटा है, तो a बराबर आपका आ गया है g अपॉन tan थीटा। अब आप दोनों सवालों में अंतर देखिए, बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर है दोनों क्वेश्चंस में। ये इसका आंसर आ गया, राइट। इस एक्सप्रेशन से आप चलाओगे तो ऐसा हो जाएगा। अब आप पिछले वाले सवाल को ध्यान से देखो। पिछले वाले सवाल में हमारी क्या डिजायर थी? हमारी डिजायर थी कि ये ब्लॉक यहाँ से हिले ही नहीं, तो हमारे को एक्सेलरेशन चाहिए था a बराबर g tan थीटा। इससे अगर चलाएंगे तो ये ब्लॉक वहाँ से हिलेगा नहीं। ओके, अगले वाले सवाल में क्या था? अगले वाले सवाल में हमारी डिजायर थी कि ये ब्लॉक ऐसा हिले कि सीधे नीचे गिरे। तो सीधे एक बात बताओ कि किसी को नीचे गिराना है तो क्या करोगे? मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत ही गंदी बात थी। हम जब छोटे थे, शायद 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हमारी क्लास में एक लड़का बहुत ही शैतान था, बहुत ज़्यादा शैतान था। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे हम शायद, या पता नहीं 7वीं में पढ़ते थे। तो हमारे एक हिंदी के गुरुजी थे, हिंदी पढ़ाते थे। अब वो हिंदी वाले जो गुरुजी थे ना, वो थोड़े से मतलब बहुत खूंखार थे। खूंखार टाइप यानी कि डंडा हमेशा हाथ में रहता था, पिटाई उटाई बढ़िया होती थी। 10-20 डंडे तो पड़ ही जाते थे किसी के भी। हाँ जी, ऐसे ही होता था उस समय। डंडे वंडे खूब पड़ते थे, बच्चों की खूब पिटाई उटाई होती थी। आजकल तो बच्चे पिटते ही कहाँ हैं, आजकल तो बच्चे एकदम सॉफ्ट हो गए, नाजुक हो गए हैं। थोड़ा सा डांट दो तो आजकल तो टेम्परामेंट हाई हो जाता है। तो पहले क्या था कि उन मास्टर जी से सारे बच्चे बड़े परेशान रहते थे। वो जो नटखट लड़का था, जिस मैं कह रहा था सब शैतान लड़का, वो क्या ज़्यादा परेशान रहता था क्योंकि उसकी पिटाई सबसे ज़्यादा होती थी। तो एक दिन उसने क्या, गुरुजी से बदला लेने की सोची। तो क्या होता था, गुरुजी जब आते थे ना, तो वो आकर के एक चेयर रखी रहती थी और टेबल होती थी, तो उस चेयर पर बैठते थे और फिर सारे बच्चे बैठ जाते थे। बच्चे तो टाट पट्टी पे बैठते थे नीचे, हमारे तो पहले बेंचों पे पढ़ाई नहीं होती, टाट पट्टी पे बैठ जाते थे नीचे। नीचे दरी बिछी रहती थी, दरी पर बैठ जाते थे और जो गुरुजी थे वो चेयर पर बैठते थे। तो अब उस लड़के ने क्या किया कि जैसे ही गुरुजी आए, गुरुजी बैठने को हुए चेयर पर और नीचे से चेयर खिसका दी। चेयर खिसका दी, अब समझ गए आप, जब नीचे से चेयर खिसका दी, कोई बैठने वाले हों और अगर उसको ध्यान नहीं है और ऐसे भाई बैठ रहे हैं चेयर और नीचे से किसी ने चेयर खिसका दी तो क्या होगा, समझ जाओ आप क्या होगा। तो वो चोट वोट भी लगी थी गुरुजी को बहुत। फिर बाद में अब जो भी है आप समझ गए ना, ये मतलब कैसे गुरुजी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे गिरे हैं, डाउन कैसे हुए एकदम। वो इसलिए नीचे सपोर्ट हट गया, नीचे से सपोर्ट हट गया। यहाँ भी आप नीचे से सपोर्ट हटा लो तो चले जाएंगे वो, है ना। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर ये एक्सेलरेशन इधर आया तो स्यूडो फोर्स इधर होगा।
स्यूडो फोर्स इधर हुआ, है ना। अब ये स्यूडो फोर्स जो है वो इसका एक्सेलरेशन बनेगा और वो उसको x बराबर हाफ ए टी स्क्वायर दे देगा, वो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर दे देगा। दोनों बराबर हो जाएंगे तो आ जाएगा, राइट। ये चीज़ हो गई। अब हम इसके बाद में बात करेंगे किसकी, कंस्टेंट ऑफ पुलीज की, तो वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसको आप पूरा आज ही कंप्लीट कर लो इमीडिएट, ठीक है। नमस्ते।